आज हम सीखेंगे कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो महासागरीय धाराओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि महासागरीय प्रसंचरण क्या होता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर महासागरीय धाराओं का सामान्य प्रतिरूप कैसा होता है। उसके बाद अलग अलग महासागर जैसे अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में धाराओं की उत्पत्ति तथा उनके प्रतिरूप को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर महासागरीय परिसंचरण होता क्या है। महासागरीय परिसंचरण होता क्या है। तो महासागरीय बेसिन में जल राशियों के चक्रीय प्रवाह को महासागरीय परिसंचरण कहा जाता है। और ये महासागरीय परिसंचरण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले महासागर के जल के पृष्ठीय सतह पर जल के क्षैतिज प्रवाह को जलधारा कहते हैं। जलधारा ड्रिफ्ट के रूप में, जलधारा के रूप में और स्ट्रीम के रूप में जानी जाती है। उसके बाद महासागर के तली पर धाराओं के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली जलराशि को सर्पण कहते हैं। महासागरीय जल के तल के तरफ से ऊपरी सतह की ओर बहने वाली जलधारा को अपवेलिंग कहते हैं और नीचे की तरफ बहने वाली जलधारा को डाउनवेलिंग कहते हैं। अब ड्रिफ्ट क्या होता है। तो पवन जनित जल के क्षैतिज प्रवाह को, मतलब ऊपरी सतह पर पवन जनित जल के क्षैतिज प्रवाह को ड्रिफ्ट कहा जाता है। ड्रिफ्ट की दिशा पवनों की दिशा के अनुरूप होती है। इसकी गति धीमी होती है और इसकी सीमा स्पष्ट नहीं होती। जलधाराओं के समूहन से, मतलब कई जलधाराएं आपस में आके अगर मिल जाएं और मिलने के बाद बड़ी जलधारा के रूप में प्रवाहित होने लगे तो उन्हें स्ट्रीम कहा जाता है। जलधाराओं के समूहन से स्ट्रीम का विकास होता है। स्ट्रीम की गति जो होती है वो सबसे तेज होती है और इसकी सीमा रेखा स्पष्ट रूप से निर्धारित होती है। अब जलधाराओं की उत्पत्ति में तापमान की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ तापमान ही जलधारा की उत्पत्ति का एक मात्र कारक है। इसके कई और कारक भी होते हैं। अब महासागरीय परिसंचरण होता क्यों है। महासागरीय परिसंचरण क्यों होता है। तो सबसे पहले तापजनित कारण से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। घनत्व जनित कारण अंशतः बंद और खुले महासागर के बीच घनत्व में अंतर के कारण जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। इसके बाद पवन जनित, तट से दूर और तट की ओर आने वाली पवनों से भी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब सागरीय धाराओं की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक है तापमान।
तापमान के कारण, चूँकि तापमान इक्वेटोरियल क्षेत्र में अधिक होता है और पोलर क्षेत्र में कम होता है, इसलिए इक्वेटर से पोल मतलब उच्च अक्षांशों निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर सामान्य रूप से जल धाराएँ प्रवाहित होती हैं। किंतु इसमें थोड़ा और समझना आवश्यक है। जैसे इक्वेटर पर तापमान अधिक होता है, इक्वेटर पर तापमान अधिक होता है, जिससे जल के घनत्व में कमी आती है और जल के घनत्व में कमी आने से वाटर लेवल ऊपर उठ जाता है। अब और जल के घनत्व में कमी आने का मतलब कि यहाँ लवणता कम होती है। लवणता कम होती है तो सामान्य औसत लवणता विषुवत रेखा पर होती है और सर्वाधिक लवणता उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो इक्वेटर से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर धारा की उत्पत्ति होती है। अब चूँकि तापमान ही धाराओं की उत्पत्ति का एकमात्र कारक नहीं है, इसके लिए कुछ और कारक भी जिम्मेदार हैं। अगर तापमान ही एकमात्र कारक होता तो इक्वेटर से पोल की ओर ही समुद्री धाराएं चलती, पोल से इक्वेटर से उच्च अक्षांशों की ओर ही समुद्री धाराएं चलती, उच्च अक्षांश से इक्वेटर की ओर समुद्री धाराओं की उत्पत्ति नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर भी समुद्री धाराएं चलती हैं। तो अब इसके लिए क्या कारण है? इसके लिए कारण ये है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमगलन के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, जिससे जल के तल में वृद्धि होती है। जल के तल में होने वाली वृद्धि के कारण उच्च अक्षांश से मध्य अक्षांशों की ओर समुद्री धाराएं चलना शुरू कर देती हैं, जैसे ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा इसका उदाहरण है। अब एक ही अक्षांशीय क्षेत्रों में उपस्थित बंद और खुले सागरों के बीच जल की लवणता में अंतर के कारण समुद्री धाराएं चलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अगर लवणता अधिक होगी तो जल का स्तर नीचा होगा, और जल का स्तर नीचा होगा तो वहीं खुले सागर में, ये बंद सागर में लवणता अधिक होती है। लवणता अधिक होती है तो घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है तो जल का तल नीचा रहता है। वहीं खुले सागर में लवणता कम होती है तो जल का घनत्व कम होता है और वाटर लेवल ऊपर रहता है, जिससे खुले सागर से अंशतः बंद सागर की ओर सागरीय धाराएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। अब जल के घनत्व में अंतर के कारण भी सागरीय धाराएं चलती हैं। अब जल के घनत्व में अंतर कैसे होता है? वर्षा से हो सकता है, वाष्पीकरण से हो सकता है, हिमगलन से हो सकता है। तो घनत्व में वृद्धि होगी तो वाटर लेवल कम होगा, और घनत्व में अगर कमी आएगी, अगर घनत्व में कमी आएगी तो वाटर लेवल ऊंचा होगा। और ये स्वाभाविक सी बात है कि उच्च जलस्तर से निम्न जलस्तर की ओर जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जल के घनत्व में अंतर के कारण भी जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण पवनों द्वारा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, ये समझने की ज़रूरत है।
सबसे पहले देखते हैं, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये आपका हो गया उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। ऐसे इधर भी है। अब सबसे पहले देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से पछुआ पवनें उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं, जो अपने साथ ड्रिफ्ट के रूप में, अब इनके प्रभाव से ड्रिफ्ट के रूप में सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, जिनका नेचर गर्म है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, इनका नेचर गर्म है जैसे गल्फ स्ट्रीम। इसी प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं, जिनके प्रभाव से महासागर के पूर्वी क्षेत्र में, जिनके प्रभाव से महासागर के पूर्वी क्षेत्र में जल का अभिसरण होता है, जल का अभिसरण होता है, और अभिसरण होने से जल के तल में वृद्धि आती है, जल के तल में वृद्धि आती है। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जल के तल में कमी आती है, जिससे यहाँ अपवेलिंग के कारण ठंडी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, जिसे किनारी जलधारा, किनारी जलधारा। अब किनारी जलधारा, और इसके बाद अब देखते हैं यहाँ जल के तल में वृद्धि होने से विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूरब से पश्चिम की ओर विषुवतीय धारा की उत्पत्ति होती है, ये विषुवतीय धारा की उत्पत्ति होती है। ये इसकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब की दिशा में होता है, और इस प्रकार समुद्री धाराओं का एक प्रतिरूप विकसित हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न विकसित हो जाता है। इसी प्रकार समुद्री धाराओं की उत्पत्ति, इस प्रकार आप समुद्री धाराओं की उत्पत्ति की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं। अब इसके बाद समुद्री धाराओं की प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब उसके दिशा को, डायरेक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले पवनें किस प्रकार समुद्री धाराओं की दिशा को प्रभावित करती हैं, ये आप पहले से देख चुके हैं। किस प्रकार ट्रेड विंड ने, पछुआ पवन ने प्रभावित किया, यह आप पहले से देख चुके हैं। स्थल का स्वरूप, स्थल के स्वरूप से भी समुद्री धाराओं की दिशा प्रभावित होती है। जैसे अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील के तट पर केप साओ रोक से समुद्री धारा टकराने के बाद एक दिशा दक्षिण की ओर और एक दिशा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन से भी महासागरीय धाराओं की दिशा प्रभावित होती है। जैसे आपने पहले देखा कि
विषुवत रेखीय क्षेत्र में पवनों के प्रभाव से पछुआ व्यापारिक पवनों के प्रभाव से जल के तल में वृद्धि तो हुई थी, लेकिन अगर पृथ्वी का घूर्णन ना होता तो पूरब से पश्चिम की ओर धाराओं की उत्पत्ति ना होती। बात नंबर 1 ये। और दूसरी बात, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज पैटर्न और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न का विकास ना हो पाता है। ऐसा तभी संभव हो पाया है जब पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है। इस प्रकार हम समुद्री धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी दिशा से संबंधित अध्ययन कर चुके हैं। अब इन सिद्धांतों का एप्लीकेशन हम अलग अलग महासागरों में करेंगे और इसकी स्पष्ट व्याख्या करेंगे।